हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं शिवाजी के अष्टप्रधान शासन व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। कहते हैं उस दौर में भी शिवाजी ने अपने 8 प्रकार के मंत्रियों के साथ मिलकर एक काफी अच्छा शासन व्यवस्था स्थापित की और उस शासन व्यवस्था के माध्यम से मराठाओं का जो साम्राज्य है मुगल साम्राज्य तक फैल गया। और कहते हैं एक वक्त इन्होंने मुगलों को भी चुनौती देना शुरू कर दिया। तो मजबूत शासन व्यवस्था के दम पर इन लोगों ने अपना अच्छा व्यवस्था उन्होंने स्थापित कर ली। तो शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि सबसे जो पहला मंत्री होगा वो होगा पेशवा। ये पेशवा जो होगा आज के प्रधानमंत्री की तरह काम करेगा, मतलब संपूर्ण शासन की जो देखभाल करने का काम होने वाला है वो कौन करेगा? वो करेगा पेशवा। पेशवा के बाद हम लोग बात करते हैं, दूसरा हमारा मंत्री आ रहा है अमात्य है। अमात्य कह दो या मजूमदार कह दो, बात एक ही है। अमात्य या मजूमदार का जो काम था वित्त विभाग की देखरेख करता था। ये वित्त विभाग का वित्त मंत्री हुआ करता था। संपूर्ण आय, संपूर्ण राज्य के अंदर आय कितनी हो रही है, व्यय कितना हो रहा है, आय और व्यय का विवरण कौन तैयार करेगा? अमात्य। फिर हम लोग बात करते हैं इस साम्राज्य के जो तीसरा जो मंत्री रहने वाला है उसको मंत्री कह दो या फिर उसको वाक्यानिविश कह दो, कुछ भी कह दो। या तो हम लोग मंत्री कह देते हैं या फिर उसको हम लोग वाक्यानिविश कह देते हैं। ये क्या करेगा? लेखन से संबंधित जो लिपिबद्ध करने का काम होगा वो यही करेगा। मतलब शासन के संचालन की जो गतिविधियां हैं उसमें जो लिपिबद्ध करने का जो काम है वो कौन करेगा? वाक्यान्विश। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथे प्रकार का जो हमारा मंत्री है उसको हम कह देते हैं सचिव कह देते हैं। सचिव या सुरनवीस, सचिव या सुरनवीस ये एक प्रकार का पत्राचार विभाग का अध्यक्ष होगा। और संपूर्ण शासन में जो पत्राचार व्यवस्था कैसे होगी कैसे नहीं होगी, डाक किधर जाएगा, किधर संधि समझौते करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारा संपूर्ण देखरेख कौन करेगा? सुरनवीस। मतलब मराठाओं के राज्य में पत्राचार विभाग का जो मंत्री होगा वो क्या कहलाएगा? सुरनवीस कहलाएगा। फिर हम बात करते हैं हमारा 5वें नंबर का मंत्री आ रहा है उसको हम कहते हैं सेनापति। सेनापति कह दो या कई जगह इसको सर ए नौबत भी कहा गया है। क्या कहा गया? सर ए नौबत। आखिरकार ये काम क्या करेगा? ये सैन्य विभाग का सचिव रहेगा। सैन्य विभाग में किस सैनिक को भर्ती करना है, पदाती है, गजारोही है, रथारोही है, किस प्रकार का मंत्री है, किस प्रकार का सैनिक है, संपूर्ण काम कौन करने वाला है? वो सेनापति या सर ए नौबत ही करने वाला है। फिर बात करते हैं छठे प्रकार का जो हमारा मंत्री है उसको हमने कह दिया पंडित राव। पंडित राव कह दो या मोत्सिव कह दो, बात एक ही है। ये पंडित राव या मोत्सिव क्या करेगा? धार्मिक कार्यों की देखरेख करेगा। संपूर्ण राज्य के अंदर जो धार्मिक गतिविधि का जो संचालन होगा किस प्रकार से होगा किस प्रकार से नहीं होगा वो कौन तय करेगा? वो पंडित राव तय करेगा या मोत्सिव तय करेगा। फिर हम बात करते हैं जो 7वें प्रकार का जो मंत्री दे रखा है वो कौन सा है? न्यायाधीश। न्यायाधीश सर्वोत्तम जो न्याय देगा, जो सब अंतिम न्याय देगा। अंतिम न्याय किसके पास में था? वो शिवाजी के पास में था। किसके पास था? शिवाजी के पास था। फिर भी हम लोग न्यायिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं तो न्यायाधीश के पद पर कौन काम करेगा? न्यायाधीश के पद पर वो व्यक्ति काम करेगा जो राज्य के अंदर सर्वगुण संपन्न होगा या उसको न्याय के बारे में समझ होगी, वो सही परख कर सकता है या नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जाता था। यह न्यायाधीश के पद पर क्या करेगा? काम करेगा। फिर बात करते हैं 8वें प्रकार का मंत्री है दरीब। दरीब को दरीब कह दो या सुमंत कह दो। ये क्या करेगा? विदेश मंत्री के रूप में काम करेगा। मराठाओं के राज्य से किसे संधि करनी है, किसे समझौते करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना, ये कौन तय करेगा? यह तय करेगा दरीब या फिर सुमंत। मतलब सभी राज्यों से संधि करनी है, समझौते करने हैं, वो सारे काम करेगा ये विदेश मंत्री के रूप में दरीब या सुमंत। ये हमारी होगी केंद्रीय व्यवस्था। ये हमारी कौन सी व्यवस्था होगी? केंद्रीय व्यवस्था। अब हम लोग बात करने वाला केंद्रीय व्यवस्था हो गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारी प्रांतीय शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो शिवाजी का जो शासन है कुल चार प्रांतों में बटा हुआ था। मतलब साम्राज्य को, पूरे साम्राज्य को 4 प्रांतों में ही बांट के रखा था। प्रांत की बात करते हैं तो प्रांतों को परगनों में या फिर तालुकों में बांटा गया था। या फिर परगना है, परगना भी आगे जाकर तरफ या मोजे में बढ़ जाएगा और मोजे आगे जाकर किसमें बढ़ जाएंगे? गांव में बढ़ जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो शिवाजी का जो प्रांतीय शासन है 4 भागों में बटा होगा। कई बार पूछा जाता है कि शिवाजी का प्रांतीय शासन कितने भागों में बटा था, तो आपको क्या बोलना है? 4 प्रांतों में बटा था। और जो प्रांत है वो कितने भागों में बटेंगे? 2 भागों में, एक तो परगने के रूप में और एक ताल्लुक के रूप में। तरफ परगने की बात करते हैं तो परगने को तरफ और मोजे में बांटा गया और जो मोजा है मोजे को बांटा गया गांव में।
फिर हम लोग बात करते हैं जो प्रांत का जो प्रमुख होगा, प्रांत का प्रमुख कौन होगा? सूबेदार। कौन होगा? सूबेदार। इसके अलावा हम बात करते हैं जो जिले का जो प्रमुख होगा, जिले का प्रमुख हो गया देशमुख या देशपांडे, देशमुख या फिर देशपांडे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो परगना है, परगने का जो प्रमुख होने वाला है वो रहने वाला है मामलातदार। कौन रहने वाला है? मामलातदार। इसके अलावा बात करते हैं तरफ है और तरफ का जो प्रमुख रहने वाला है वो रहने वाला कारकुन। तरफ का प्रमुख कौन होगा? कारकुन। और जो गांव है, गांव का प्रमुख होगा पाटिल। तो प्रांतीय शासन व्यवस्था आप लोगों ने देखी। प्रांतीय शासन व्यवस्था में क्या देखा आप लोगों ने कि प्रांत जो है वो 4 प्रांतों में बटे होंगे। प्रांत को 4 प्रांतों में बांटा गया है। प्रांत को क्या कह देंगे? परगना। प्रांत को परगने में या फिर तालुक में बांट दिया, परगने को तरफ या मौजे में बांट दिया और मौजे को गांव में बांट दिया। वहीं इनके जो प्रमुख व्यक्ति हैं, प्रांत का प्रमुख कौन होगा? सूबेदार। जिले का प्रमुख कौन होगा? देशमुख या देशपांडे। परगने का प्रमुख कौन होगा? मामलतदार होगा। तरफ का प्रमुख कौन होगा? कारकुन होगा। गांव का प्रमुख कौन होगा? पाटिल होगा। इस प्रकार हमारी प्रांतीय व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। फिर हम लोग बात करते हैं शिवाजी के यहाँ पर सैन्य प्रशासन की बात करते हैं। तो सैन्य प्रशासन के अंदर यहाँ पर अश्वसेना हुआ करती थी और अश्वसेना को हम लोग क्या कहते हैं? पागा कहते हैं। यहाँ पर अश्वसेना को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहली हमारे पास में बारगिर है और दूसरी हमारे पास में सिलेदार है। अश्वसेना कितने भागों में बटी? 2 भागों में बटी। पहली किस रूप में है? बारगिर के रूप में है और दूसरी सिलेदार के रूप में है। दोनों में क्या अंतर है? बड़ा अंतर है कि बारगिर में क्या होंगे? नियमित सैनिक होंगे जो परमानेंट होंगे और उनको जो अस्त्र है और जो घोड़े हैं वो कौन देगा? राज्य की तरफ से दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर सम्राट क्या करेगा? राजा क्या करेगा? उनको घोड़े देगा और उनको अस्त्र शस्त्र देगा। वहीं दूसरे प्रकार के हमारे पास में सैनिक हैं जिसको सिलेदार बोला गया है। ये नियमित नहीं थे। जब जरूरत पड़ती थी तो इन सैनिकों को लड़ने के लिए बुलाया जाता था और लड़ने के साथ में ये लोग क्या करते थे? घोड़े और अस्त्र शस्त्र अपने आप खुद ही लाते थे। बाकी जो पेमेंट था, पैसा था, वो राजा की तरफ से इनको दे दिया जाता था। तो ध्यान रखना, बारगिर वो सैनिक थे जो नियमित सैनिक हैं। इनको घोड़े और अस्त्र शस्त्र कौन देगा? राज्य देगा। वहीं दूसरी ओर जो सिलेदार हैं इनको घोड़े और अस्त्र शस्त्र कौन देगा? ये स्वयं लाएंगे। ये क्या करेंगे? स्वयं लाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं कि 25 सैनिकों के ऊपर एक हवलदार क्या करेगा? नियमित रूप से निरीक्षण करेगा। 25 सैनिकों पर एक हवलदार और 5 हवलदारों पर एक जुमला और 10 जुमलों पर एक हजारी और 5 हजारी पर एक पंच हजारी। ऐसे समझो इसको कि जैसे कांस्टेबल हुए, कांस्टेबल को कोई कौन संभालेगा? 1 स्टार वाला। और कई सारे 1 स्टार को कौन संभालता है? 2 स्टार वाला। और कई सारे 2 स्टार को कौन संभालेगा? एक 3 स्टार वाला संभालेगा। तो ऐसे हम लोगों ने कह दिया कि 25 सैनिकों को कौन संभालेगा? एक हवलदार। ऐसे 5 हवलदार होंगे, उनको एक जुमला संभालेगा। और ऐसे 10 जुमलों को कौन संभालेगा? एक हजारी। और 5 हजारी को कौन संभालेगा? एक पंच हजारी यहां पर संभालेगा। इस प्रकार से सेना पर नियंत्रण रखा जाता था। फिर हम बात करते हैं यहां पर जो सर ए नौबत है, सर ए नौबत संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होगा। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि मराठाओं के राज्य में संपूर्ण घुड़सवार सेना का जो प्रधान होगा वो कौन होगा? सर ए नौबत। कौन होगा? सर ए नौबत। फिर हम बात करते हैं पैदल सैनिक जो होते थे। पैदल सैनिकों को हमने कह दिया 10 सैनिकों पर एक पाइकर रहेगा। कौन रहेगा? 10 पैदल सैनिकों पर एक पाइक नामक जो अधिकारी होगा वो यहां पर रहेगा। मतलब यहां पर ये क्या है? पाइक। ये पद हो गया। ये क्या हो गया? पद। तो 10 सैनिकों पर एक पाइक वहां पर शासन करेगा। ऐसे ही बात करते हैं नौसेना का जो प्रमुख है, नौसेना का प्रमुख कौन होगा? सरखेल। कौन होगा? सरखेल। फिर हमने कह दिया 200 नौकाओं वाली जो सेना है ये कहां रहती थी? कोलाबों में रहा करती थी। कई बार पूछ लिया जाता है कि 200 नौकाओं वाली जो सेना है वो हमेशा कहां रहती थी? वो रहती थी कोलाबों में। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि शिवाजी ने जो अपनी गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो सीखी, क्या होती गुरिल्ला युद्ध पद्धति? जिसमें दुश्मन पर छुपकर वार किया जाता है, वो युद्ध पद्धति कौन सी होती? गुरिल्ला युद्ध पद्धति। और ये जो युद्ध पद्धति है वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति शिवाजी ने कहां से सीखी थी? अहमदनगर के मलिक अंबर की बर्दगिरी से अपनाई थी। कहां से अपनाई थी? अहमदनगर के मलिक अंबर की बर्दगिरी से ये अपनी तकनीकी अपनाई थी। फिर हम लोग बात करते हैं शिवाजी के राज्य में न्याय व्यवस्था किस प्रकार की रहेगी? तो गांव के मामलों की सुनवाई कौन करेगा? पटेल। याद रखना, शिवाजी के राज्य में गांव के जो मामले होंगे उनकी सुनवाई कौन करेगा? पटेल करेगा। इसके अलावा अपील की जो अंतिम अदालत रहने वाली है वो कौन रहने वाली है? हाजिर मलिश। हाजिर मजलिस। हाजिर मजलिस। कई बार पूछा जाएगा कि अपील की अंतिम अदालत महाराष्ट्र साम्राज्य में कौन सी होगी? हाजिर अमलेश है। और मैंने आपको बताया है अंतिम अदालत के रूप में हमेशा कौन रहेगा? शिवाजी रहेगा। कौन रहेगा? शिवाजी रहेगा। ठीक है।
तो हम लोग बात करते हैं आगे की ओर चलेंगे, क्योंकि शिवाजी सम्राट है, राजा है, अंतिम फैसला उसी का होगा। लेकिन शासन प्रशासन की नजर में देखें तो अंतिम अदालत कौन होगी? हाजिर मजलिस। फिर हम लोग बात करते हैं शिवाजी के राज्य में भू राजस्व की व्यवस्था की बात करते हैं। तो शिवाजी के आदेश पर भू सर्वेक्षण करवाया, कि किसके द्वारा करवाया गया? अन्नाजी दत्तों ने करवाया, अन्नाजी दत्तों ने। तो शिवाजी के आदेश पर भू सर्वेक्षण किसने करवाया? अन्नाजी दत्तों ने करवाया। फिर हम लोग बात करते हैं, यहां पर कर दो प्रकार के थे। कितने कर थे? दो प्रकार के कर थे। एक को हमने कह दिया चौथ और दूसरे को हमने कह दिया सरदेशमुखी। चौथ क्या होगा? चौथ उन क्षेत्रों से लिया जाएगा जो राजा जीत चुका है, जिन क्षेत्रों को जीत चुका है वो हमारे साम्राज्य के अधीन आ चुके हैं। हारे हुए जो राज्य हैं उनसे हमेशा क्या लिया जाएगा? चौथ लिया जाएगा। इसके अलावा सरदेशमुखी की बात करते हैं तो सरदेशमुखी जो नामक कर है वो नियमित रूप से नियमित कर होगा और वो प्रजा से लिया जाएगा। वो किससे लिया जाएगा? प्रजा से। तो वो दोनों में बड़ा अंतर है। चौथ हारे हुए राज्यों से लिया जाएगा, जो विजित कर चुके हैं उनसे लिया जाएगा। सरदेशमुखी नियमित कर होगा जो वहां की प्रजा से लिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं, यहां पर कर वसूलने वाले अधिकारी होंगे। यहां पर दो प्रकार के अधिकारी होंगे। चौथ कौन वसूलेगा? तो चौथ वसूल करने का जो काम है वो है काम विशदार का। किसका काम रहेगा? काम विशदार का काम रहेगा। उसी अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं सरदेशमुखी। सरदेशमुखी जो नामक कर है उसको कौन वसूलेगा? गुमास्ता नामक अधिकारी इसको संभालने वाला है। फिर हम लोग बात कर देते हैं शिवाजी के राज्य में अनुदानित जो जागीर पद्धति है, अनुदानित जो जागीर पद्धति है उसको कहते हैं मोकासा। क्या कहते हैं? मोकासा। इसके अलावा शिवाजी की सेना में मावले अंगरक्षक हुआ करते थे, जो काफी तेज तर्राट हुआ करते थे, काफी फुर्तीले हुआ करते थे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।